जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 12th क्लास हिंदी के गद्य खंड का फर्स्ट अध्याय बातचीत, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं, तो इस वीडियो में हम आपको लेखक परिचय बताएंगे और इस कहानी का पूरा सारांश बताएंगे। क्योंकि यह कहानी नहीं है, जो बातचीत है यह एक ललित निबंध है, तो ललित निबंध का आपको संपूर्ण सारांश बताएंगे और इससे एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं। और बातचीत यह एक शानदार सा चैप्टर है, अगर आप इसे जो पढ़कर अपने जीवन में उतारेगा तो आपका जीवन का मोल बढ़ जाएगा। तो उसके लिए हम आपको दो शब्द इसमें बोलना चाहेंगे कि बातचीत और बहस। देखिए, बातचीत होता है और एक बहस होता है, तो बातचीत और बहस में एक बड़ा फर्क है। बातचीत और बहस में एक बड़ा फर्क है। बहस यह सिद्ध करता है कि कौन सही है, बहस यह सिद्ध करता है कि कौन सही है और बातचीत यह बतलाता है कि क्या सही है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित यह जो है बातचीत, यह एक निबंध है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया कि बातचीत क्या है, तो बातचीत निबंध है। तो चलिए इसके कवि बालकृष्ण भट्ट के जो लेखक हैं, कवि नहीं बोलना चाहिए लेकिन यहाँ पर लेखक बोलिएगा तो आपको अच्छा रहेगा। तो जो लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, इसके परिचय के बारे में जानते हैं कि ये कौन थे, इनका जन्म कब हुआ था, कब हुआ था, और इसके रचनाओं के बारे में भी जानेंगे जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इसका जन्म जो है 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसका जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था और इसका निधन जो है 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हो गया था। यहाँ पर इसका जन्म भी पूछा जाता है कभी कभी, लेकिन कभी नहीं भी पूछा जाता है। तो इसका जन्म याद रखना है 23 जून 1844 को और मृत्यु 20 जुलाई 1914 को। और इसका जो है जन्म स्थान आपको ध्यान रखना है कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, ये पूछा भी जाता है। और इसके माता पिता के बारे में, तो पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट, पिता एक व्यापारी थे। इसके माता का नाम पार्वती देवी था और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। और पिता एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई थी। अब इसके शिक्षा के बारे में बात करते हैं कि इन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से पूरी की थी। तो प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया इन्होंने। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा पास की। इसकी वृत्ति की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है, एक देख लीजिए यहाँ पर 1867 में प्रयाग में मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी थी इन्होंने। ये भी पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है। इसकी वृत्ति की बात करते हैं तो 1869 से 1875 तक प्रयाग के स्कूल में अध्यापन अर्थात शिक्षक के रूप में यह कार्य किया। 1885 में प्रयाग के CMB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन। 1888 ईस्वी में प्रयाग की कार्यस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद वह लेखन कार्य पर निर्भर हो गए। देखिए, जब ये उन्होंने 1844 में प्रयाग के पाठशाला में जो है इंटर कॉलेज में पढ़ा रहे थे, तो वहाँ के जो है ना माहौल गलत था। इसे जो है ना उग्र स्वभाव के आदमी वहाँ पर थे, तो जिस कारण से इन्होंने वहाँ पर अपनी नौकरी को छोड़ दिया और अपने लेखन कार्य में जुड़ गए। अब इसकी विशेष परिस्थिति के बात करते हैं, इसके जीवन में कौन सी कठिनाइयाँ आई थी। तो पिता के निधन के उपरांत जो है इसके पैतृक व्यापार अर्थात पिता के द्वारा जो व्यापार चलाए जाने थे उसके संभालने के नाम पर गृह कलह का अर्थ है घर में जो है ना कलह होने लगा, झगड़ा होने लगा का सामना आर्थिक संकटों से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। और इसके रचनात्मक जो है सक्रियता, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से 1867 में हिंदी मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट ने किस सभा को
निकालना शुरू किया, या मासिक किस मासिक पत्र को निकालना शुरू किया? तो हिंदी वर्धनी सभा में जो है 1867 ईस्वी से इन्होंने मासिक पत्र निकालना शुरू किया। कब से किया था? तो 1867 ईस्वी से। और इसे वे लगभग 33 वर्षों तक चलाते रहे। ये भी पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो मासिक पत्र निकाला गया था उसे कितने वर्षों तक चलाया गया? तो 33 वर्षों तक चलाया गया था हिंदी वर्धनी सभा। और सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। समाज में कोई घटना घट गया, साहित्यिक के बारे में, नैतिक के बारे में और राजनीतिक के बारे में ये हमेशा लिखते रहते थे। 1881 में समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर एवं अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास अच्छा व्यवहार न होने पर वे अलग हो गए। तो यहाँ पर आप क्या समझ रहे हैं कि 1881 ईस्वी में इन्होंने समीक्षा किया, उसके बाद 1846 में लाला श्रीनिवास दास ने तो संयोगिता स्वयंवर। तो संयोगिता स्वयंवर की रचना किसने की? तो बालकृष्ण भट्ट ने नहीं, लाला श्रीनिवास दास ने। यह भी पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ये बातचीत का ही है तो बालकृष्ण भट्ट ही लिखे होंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर लाला श्रीनिवास दास ने जो है इसकी रचना किया है, संयोगिता स्वयंवर की रचना। और अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास जो है व्यवहार अच्छा नहीं होने के कारण उन्होंने अलग हो गया था। मतलब उसके जो टीम में बहुत सारे आदमी थे तो कुछ आदमी जो है ना निकल गए थे बाहर। फिर रचनाएं की बात करते हैं। उपन्यास, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजन एक सुजन, गुप्त बेड़ी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, यहाँ पर दक्षिणा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। तो इसमें जो जो पूछा जाता है वो आपको रेड में दिख रहा होगा। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजन एक सुजन पूछा जाता है। 100 अजन एक सुजन किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट का। सद्भाव का अभाव किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट का। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का। रसातल यात्रा बालकृष्ण भट्ट का। और नाटक भी इन्होंने किए थे, जैसे पद्मावती, कृतार्जुन्य, बेनिसहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती आदमी, स्वयंवर शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सूप की एक नकल, बृहन्नल्ला इंग्लैंडेश्वरी। ये भी पूछा था बृहन्नल्ला इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी। ये सभी नाटक जो है ना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। भारतवर्ष और कली, 2 दूरदर्शी, एक रोगी और एक वेद, ये भी पूछा जाता है। रेल का विकट खेल किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट। बाल विवाह इत्यादि ये सभी बालकृष्ण भट्ट की ही रचना है। परहंस जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार्य विडंबन आदि। निबंध 1000 के आसपास जो है इन्होंने 1000 के आसपास निबंध भी लिखे थे। और इसका जो परहंस था, जैसा काम वैसा परिणाम, परहंस, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन आदि इनकी प्रमुख परहंस थी। और जो है इन्होंने 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण भट्ट जो है निबंध माला नाम के 2 खंडों में यह प्रकाशित हुआ है। इसके कहेगा कि एक बहुत सारे इसके निबंध किस भट्ट में जो है ना इसके निबंध माला में हुआ है, तो भट्ट निबंध माला में इसके बहुत सारे निबंधों को संग्रहित किया गया है। चलिए आप सारांश की इसकी बात करते हैं। तो इसका सारांश है बातचीत चैप्टर बालकृष्ण भट्ट का। तो मनुष्य बातचीत के माध्यम से अपनी भावों, विचारों और सुख दुख की बातों को व्यक्त करने तथा दूसरे के विचारों और सुख दुख की बातों को समझने की क्षमता रखता है। मनुष्य बातचीत के माध्यम से ही, बातचीत एक माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन की भावों को, विचारों को, सुख दुख को दूसरे लोगों के सामने प्रकट करते हैं। तो वह किसके मदद से? तो बातचीत के मदद से ही। तो बातचीत होना मनुष्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जो मनुष्य में बहुत सारी जो है ना शक्ति दिया गया है, तो उसमें जो वाक शक्ति है, बोलने की शक्ति, वह भी सभी शक्तियों के तरह एक महत्वपूर्ण शक्ति है। अगर यह शक्ति नहीं रहेगा मनुष्य में तो मनुष्य जो है यह पूरा संसार गूंगी हो जाएगा।
बोलेगा नहीं तो गूंगी हो जाएगा। आप बातचीत की मदद से ही अपने सुख दुख को बोलते हैं दूसरे व्यक्ति के सामने कि मुझे यह कष्ट है, मुझे इसमें खुशी हुई है। जो है ना, सुख दुख का प्रकट करने का सबसे अच्छा माध्यम बातचीत ही है। मानव समाज बातचीत के अपने इस विशेष गुण को प्रारंभिक काल से आज तक किए गए प्रयोगों एवं अभ्यासों द्वारा विकसित किया है। जो बातचीत के द्वारा जो मनुष्य है अपने प्राचीन काल से जो न अपने बातचीत में वह बहुत सारे बदलाव किए हैं, उसमें सुधार किए हैं और उसको विकसित किए हैं। बातों विचारों के आदान प्रदान का सबसे सरल तरीका है, अर्थात बात विचार जो होते हैं उसको आदान प्रदान करने के लिए बातचीत सबसे सरल तरीका है, जिससे हम किसी पर भी अपनी छाप छोड़ सकते हैं। आपका जिससे बातचीत करने का तरीका जितना लाजवाब होगा, आप उस व्यक्ति पर, किसी भी व्यक्ति पर अपना छाप ज़्यादा छोड़ पाइएगा। जैसे कोई बकबक करता है तो उसका नहीं होता है। अगर आपका वाणी अच्छा है, आप अच्छे से बातचीत करते हैं, तो लोग पर आपका छाप छूट जाएगा और कहेगा वो बहुत अच्छे बोलते थे, उसका विचार बहुत अच्छा था। अपने एवं दूसरे के अव्यक्त गुणों को उभार कर सामने ला सकते हैं। अपने अंदर के गुणों को बातचीत के माध्यम से उभार कर सामने ला सकते हैं। देखिए बात आगे पढ़िएगा कि जो है ना, एडिसन कहते हैं और एक और कहते हैं कि जो ना बातचीत के माध्यम से ही मनुष्य के गुणों का साक्षात्कार होता है। ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा, आगे आपको पता चलेगा। तथा दूसरे के गुणों को ग्रहण कर लाभान्वित भी हो सकते हैं, दूसरे को गुण को भी अपना सकते हैं। मनुष्य ने मानव को अनेक प्रकार की शक्तियां प्रदान की है, जिसमें बोलने की शक्ति एक है। बोलने की शक्ति को वाक शक्ति कहा जाता है। मनुष्य में यह शक्ति ना रहे तो वह इस संसार में गूंगा जैसा मालूम पड़ेगा। इस शक्ति के कारण ही हम आपस में एक दूसरे से कुछ भावों एवं विचारों को कह सुन सकते हैं। बातचीत में वक्ता को नाज रखना जाहिर करने का अवसर नहीं दिया जाता है। जहां कोई गरम की चुटेली बात बोलने वाले महोदय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से गूंज उठा। यहाँ पर कह रहे हैं कि बातचीत में आपको नाज नखरा जारी करने का मौका ही नहीं देगा कि आप अपना नाज नखरा जारी कीजिएगा। बातचीत में ये सभी मौका नहीं देगा। बातचीत में ये अंतर है। बातचीत और भाषण में आपको आगे भी मिल रहा है कि बातचीत में जो है अपने दिल की बात करते हैं, इसमें जो है नाज नखरा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है और इसमें नहीं भी दिया जाता है अवसर। और जहाँ गरम की चुटेली बातें बोलने पर महोदय के मुख से निकली ध्वनि से जो है ना, ताली की ध्वनि क्रमशः गूंज उठती है। हम जैसे लोगों की साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि कोई ताली का मौका नहीं देते हैं। भाषण में जो है कोई भी महोदय बोलते हैं तो ताली की ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन बातचीत में बोलने से इसमें ताली की ध्वनि नहीं सुनाई देती है। ये अंतर है बातचीत और भाषण में। और न लोगों के कहे उड़ाने की कोई बात रहती है। स्पीच का उद्देश्य, भाषण का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना। अपनी जिंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने के साथ साथ वार्ता अर्थात बातचीत अति आवश्यक है। श्रोता और वक्ता के मन में जो मवाद रहता है वह बातों के जरिए भाव बनकर निकल जाता है। मवाद का अर्थ है कि जो भी कष्ट रहता है वह भाव बनकर उड़ जाता है, वह बातचीत के मदद से। तो यहाँ पर स्पीच और बातचीत में कुछ अंतर दिया गया, वो हम आपको संक्षेप में बता देते हैं। बातचीत में नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। बातचीत में जो है एक लोग दूसरे लोग अपने मन के भावों को, विचारों को व्यक्त करते हैं। बातचीत में कोई ताली ध्वनि की गुंजाहट नहीं सुनाई देता है और भाषण में जो है ताली की गुंजाहट सुनाई देता है। और भाषण जो है किसी भी लोगों के मन में जोश और उत्साह पैदा करने का काम करता है। उसमें शायरी बोलकर लोगों पर प्रभाव जमाना चाहता है और जाके ताली की ध्वनि के लिए जो है भाषण में बहुत ही अहम रोल होता है। और श्रोता और वक्ता के मन में जो मवाद होता है वह बातचीत के द्वारा ही निकल पाता है, अन्यथा जो है भाषण के द्वारा, स्पीच के द्वारा ये सभी नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है, अब यहाँ से आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, जो इतना पैराग्राफ है जो आप बताने वाले हैं, इससे पूछा जाता है।
तो रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुत लोगों ने पढ़ा है, जिसे 16 वर्ष तक मानव मुख देखने को नहीं मिला। तो यह प्रश्न रहता है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कितने वर्षों तक मानव मुख का दृश्य देखने को नहीं मिला था। तो 16 वर्षों तक उसे मानव मुख का दृश्य देखने को जो है ना नहीं मिला था, ये मानव का दृश्य। तो ये रह गया फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में। तो यह एक व्यक्ति थे जो किसी जो है ना, पहले होता है समुद्र के किनारे सामान जहाँ पर उतारा एवं लादा जाता है नाव के द्वारा, तो उसी जो है ना एक अथी पर पिंड अथी था, तो वहाँ पर जो है ये बिछड़ जाते हैं। इसके सभी जो है साथी चले जाते हैं नाव से और ये अकेला वहाँ पर फंस जाता है। तो वहाँ पर जो है ना, जो बीच में होते हैं, जो नदी के किनारे या समुद्र के किनारे जगह बनाया जाता है, उस जगह पर रॉबिन्सन क्रूसो जो है ना छूट गए थे। तो वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं आया और ये 16 वर्षों तक जो है वहाँ पर अकेला रहा। वहाँ पर सिर्फ या कुत्ता बिल्ली जानवरों के बीच ही रहा, अपना जीवन को व्यक्त किया। मानव मुख से एक शब्द भी नहीं सुना बोली का, कि बातचीत का एक भी शब्द नहीं सुना 16 वर्षों तक। तो जो है ना बाद में जो है एक सैनिक आते हैं, जब इसे पता चलता है तो इसे ले जाते हैं और जो है सर्वप्रथम या जो है कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच 16 वर्षों के बाद जो है फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। उसके बाद जो है ना फ्राइडे से एक जो फ्राइडे नाम का एक व्यक्ति था, उसके मुख से एक बात सुनी और उसने अपनी जंगली बोली में कहा था। लग रहा था कि उसे जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन क्रूसो को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। इससे सिद्ध होता है कि इंसान की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है। बातचीत की सीमा वहाँ तक रखी जा सकती है जहाँ तक उनकी सभा ना समझ ली जाए। तो जो है ना 16 वर्षों तक जब रॉबिन्सन क्रूसो को किसी का बात सुनने को नहीं मिला, तो उसका वह मन विहल हो उठा था और वह विचलन के साथ जो है जब उसे फ्राइडे के मुख से एक शब्द सुनाई दिया, तो उसे एक ऐसा आनंद महसूस हुआ मानो उन्होंने आदमी का चोला फिर से पहन लिया हो, उसका जन्म फिर से हो गया हो। और इससे यही सिद्ध होता है कि इंसान की वाक शक्ति में जो है लुभा लेने की ऐसी क्षमता होती है कि उसकी सीमा वहाँ तक रखी जा सकती है, वहाँ तक आप मान सकते हैं जहाँ तक उसकी सभा समझ ली ना जाए। ओके, तो एक एडिशन जो हम पहले बताए थे वो आ गया यहाँ पर। एडिशन का विचार है कि सही वार्ता अर्थात सही वार्तालाप मात्र दो मनुष्यों में हो सकती है, जिसका मतलब यह हुआ कि जब दो व्यक्ति होते हैं तभी अपने दिल की बात एक दूसरे के सामने रखते हैं। तो पूछा जाता है कि एडिशन का विचार क्या था लघुत्तरीय प्रश्न में भी बातचीत के संबंध में। तो बताना है आपको, एडिशन का बातचीत के संबंध में यह विचार था कि जो वार्तालाप है वह मात्र दो लोगों के बीच हो सकता है, क्योंकि दो लोगों में अपने दिल की बात एक दूसरे के सामने ही करते हैं। अपने दिल की बात जो है दो लोग रहेगा तभी करेंगे, अन्यथा वह नहीं करेंगे। तो वार्तालाप मात्र दो मनुष्यों में अच्छी हो सकती है। और कहते हैं जब तीन हो जाएगा तब क्या होगा, तो जब तीन हुए तब उनकी बात अनेक लोगों के कानों तक पहुंच जाती है। आप तीन व्यक्ति के बीच अगर बैठकर बातचीत कीजिएगा तो यह बात जो है तीन लोगों के बीच हो रहा है, लेकिन एक लोग दो लोग जो है इसमें क्या हो जाएगा, आपका बातचीत को फैला देगा, पूरा संसार को जना देगा। पूरा संसार कहने का अर्थ है आसपास में बहुत लोगों तक कानों तक ये आपका बातचीत पहुंच जाएगा, आप क्या बात कर रहे थे। उसके बाद है बातचीत के अनेक भेद हैं। दो बुढ़ों की बातचीत, यह मजेदार थोड़ा है। दो बुढ़ों जो बूढ़े होते हैं लोग, उसके बातचीत जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। और ये बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं। बाबा आदम की समय की किस्सा सुनाएगा जिसमें 4 सच तो 10 झूठ ही होता है। कहेगा बाबा आदम ये हैं, आप भी सुने होंगे ऐसे से कहानी आपको बोलेगा बाबा आदम की जमाना का, कि जिसमें तो 4 ही सही होगा और 10 झूठ है। और पढ़ाया अंग्रेजी राज प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और उस समय के भांति सब लायक नौजवान की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण है। ये भी पूछा जाएगा दो बुढ़ों के बातचीत से आप क्या समझते हैं, या दो बुढ़ों के बातचीत क्या होते हैं।
तो दो बूढ़ों के बातचीत में क्या क्या होते हैं? तो यह जबाना की शिकायत करते हैं और बाबा आदम की जबाना का ऐसी दास्तान शुरू करेंगे जिसमें तो 4 सही होंगे लेकिन 10 जो है वह झूठ ही होंगे। इसके बाद है दो बुढ़ियों बातचीत का मुख्य परम। दो बूढ़ी लोग जो है वह क्या बातचीत करते हैं? तो उसका बातचीत का मुख्य उद्देश्य होता है बहू बेटी वाली हुए तो अपने बहुओं या बेटियों को गाली शिकवा होगा, या वह बिरादराने का कोई ऐसा रमरसरा छेड़ बैठेगी कि बात करते करते अंत में खारे दांत निकाल लड़ने लगेंगे। लड़ाई भी हो जाता है, अपने बहू बेटी का भी खिस्सा करते रहेंगे जो बूढ़ी लोग हैं। और लड़के की बातचीत जो है और लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी तारीफ करने के बाद कोई सलाह रखेंगे जिससे वह अपनी शैतानी जाहिर करने का उसको पूरा मौका मिल जाए। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो वह अपने सामने दूसरे को कुछ नहीं गिनेगा। इसके अलावा बातचीत की बहुत सी किस्में हैं। यहाँ पर एक मजेदार है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन अर्थात बोलने की कला। यह जो है यूरोपीय लोगों में अधिकतर पाई जाती है। बातचीत करने की कला है। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला से निपुण विद्वानों की मंडली में है। ऐसी चतुराई के प्रसंग छोड़े जाते हैं या छेड़ेंगे कि जिन्हें सुनकर कान को काफ़ी सुख मिलता है। अच्छी गोष्ठी इसी का नाम है। अच्छी गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वाले की कपट कहीं एक शब्द में भी प्रकट न होती है, बल्कि क्रम में सरस आभास पैदा करने वाले शब्दों को बढ़ते हुए चतुर लोग अपनी वार्ता को सरस एवं आकर्षक बना देते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन अर्थात बोलने की जो कला है वह यूरोपीय लोगों में बहुत अधिक पाई जाती है। वहाँ के लोग आपसे बातचीत करेगा तो आपको मोहित कर लेगा, वो इतना उसके बातचीत करने में पावर होता है। और इसी का जो है ना फायदा उठाकर आजकल के लोग जो है अपने बातचीत के मदद से अपने अंदर की कमियों को उसे झलकने भी नहीं देता है। वह बनावटी बातचीत बोलता है और लोगों को मोहित करके लोगों को ठग कर चला जाता है। तो आज की इस वीडियो में बातचीत का पूरा सारांश समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम आपको इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे, जिसके लिए आप चाहते हैं कि वो भी वीडियो आपको देखने को लिए मिल जाए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।